हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। हम लोग ने टोटल 4 चैप्टर्स फिनिश किए हैं अबाउट क्लास 12 ओसीएम का। तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के एक सीरीज लेके आ रही हूँ जिसमें आप 30 डेज में कैसे अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस को। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे ई बिजनेस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, आउटसोर्सिंग और बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाली। ये चैप्टर भी हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस हमने पिछली वीडियो में देखा कि वो इंसान जो अकेले अपने ओन पे बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसके प्रॉफिट लॉस को खुद से ही बेयर करता है और अपने थ्रू से लोगों को सर्विस देता है ना। तो एक एंटरप्रेन्योर हमने देखा था, एक बिजनेस देखा था। बिजनेस क्या होता है? जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, समटाइम प्रोडक्शन भी होता है। और यहाँ पर फिर बिजनेस सर्विसेज देखा था हमने, कौन कौन सी थी? ट्रांसपोर्टेशन था, बैंकिंग थी। और अब हम देखेंगे ई बिजनेस क्या होता है। बेसिकली वर्ल्ड वाइड जो इलेक्ट्रॉनिक के हेल्प से की जाए उसे ई बिजनेस किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो है हम लोग वेब का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करें, एक्सटर्नेट का यूज करते हैं और भी बहुत सारी चीजें जिसका यूज करते हैं हम, और हम बिजनेस को करते हैं। सो द न्यू मंथ, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ हम। द न्यू मंत्र ऑफ द डे, the new mantra of the day is growth, globalization, cycle times, and speed and competitiveness. E-business is an abbreviation of electronic business. In 1997, IBM started using the term e-business for the first time, and till that time the word e-commerce was used. उसके टाइम से पहले देखो, e-business को हम लोग e-commerce भी कहते हैं, e-business भी कहते हैं। And e-business means using the internet to connect people and process. अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया कि आप इंटरनेट का यूज करते हुए आप वर्ल्ड वाइड लोगों के साथ कनेक्ट होते हो, तो उसे हम कहते हैं दैट इज ई बिजनेस या फिर ई कॉमर्स। It opens new door to customer around the world, and e-business establish more closer and responsive relationship with the partner, employee and relationship. जैसे जैसे आप लोगों से कनेक्ट होते जाते हो वैसे वैसे आपका बिजनेस भी एक्सपांड होते जाता है। It connects, adapts and integrate IT systems. Some companies are able to manage their business efficiently. ई कॉमर्स आने की वजह से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला हुआ है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का बिजनेस हो। Through the internet, it is possible to invent new innovative way to add value to existing products, services without necessary spreading lots of money. देखो क्या होता है, अब मैं आपको एक इसका बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ। आपके पास इंटरनेट है और आपके पास क्या है, इंस्टाग्राम है। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट का यूज करते हुए अपने ही इंस्टाग्राम से लोगों ने सेलिंग स्टार्ट कर दिया है, फिर मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दिया है, फिर एक अलग तरीके का कह सकते हैं बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। तो उसी सेम चीप इंटरनेट का यूज करते हुए या कम इंटरनेट का यूज करते हुए उन्होंने क्या किया है, अपने बिजनेस को स्प्रेड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली सी यही है कि ई कॉमर्स ई बिजनेस काफी इजी होता है एज कम्पेयर टू अदर। सो इसका यूज वेब से किया जाता है, इंटरनेट से किया जाता है, इंट्रानेट से किया जाता है, एक्स्ट्रानेट से किया जाता है, और भी काफी कॉम्बिनेशन है जो कंडक्ट करते हैं बिजनेस को। सो ई बिजनेस इज नॉट अ टेक्निकल चेंज, इट इज अ फंडामेंटल चेंज इन द वे ऑफ बिजनेस टू बी डन, aided, supported and enabled by technology. Next, the internet and the web support together provide opportunities in selling, customer relationship, products, service design, user support, geographic expansion, logistic, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। ये सारी चीजें कहाँ से पता चलती है? बिजनेस से पता, इंटरनेट से पता चलती है।
अगर आज आपके टाइम अगर आप यूट्यूब का यूज करते हो, तो आप अपने अगर एनालिटिक्स में जाकर देखते हो तो आपको पता चलता है कि आपके वीडियो को कौन सा देश देखता है, कहाँ से जा कौन से जनरेशन के लोग देखते हैं, कौन कितना पसंद करता है, मतलब आपको इतना सारा डिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। आपको इनोवेशन क्या करना चाहिए, आपके प्रोडक्ट में और क्या नया लाना चाहिए, तो ये सारी चीजें नई 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 अपडेट जो है आपके चैनल पे दिखाई जाती है। वैसे ही जब आप ई कॉमर्स या ई बिजनेस करते हो तो वहां पे भी आपको कस्टमर्स का फीडबैक मिलता है, कस्टमर रिलेशनशिप बनती है। एंड दिस इज नथिंग बट बिजनेस इज ऑन इंटरनेट, टेक्नोलॉजी इज मूविंग फास्ट to make things possible tomorrow and which seems impossible today। कोई भी चीज आज के टाइम में इंटरनेट होते हुए इम्पॉसिबल नहीं है। मीनिंग की बात करें तो ई बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस डिराइव फ्रॉम द टर्म ईमेल और ई कॉमर्स। ई बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस वाया इंटरनेट। इनके वजह से ही इंटरनेट के थ्रू बिजनेस को एक्सपांड किया जाता है। दिस वुड इंक्लूड द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग टेक्निकल और कस्टमर सपोर्ट थ्रू द इंटरनेट। अभी आप देखो, आप अमेजोन जो है या फिर मीशो में बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो एक तरीके के ई कॉमर्स या ई बिजनेस है, और इनका ऑपरेशन जो है वो ऑनलाइन ही होता है। तो जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो मंगाते हो तो वहाँ पे आपको एक साइड में फीडबैक भी डालना होता है, और जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट अच्छा प्रोवाइड कराते हो आपका कस्टमर से रिलेशन जो है अच्छा बना रहता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स e-business emerged when IBM coined the term into a late 90s. The purpose was to provide buyer a platform on the internet buy and sell। मतलब आप डोर टू डोर जाने के बजाय आप इंटरनेट घर बैठे बैठे भी जो चाहे वो बेच सकते हैं। जैसे एक बीच में एक ऐप बहुत ही फेमस हुआ था जहाँ पे आप अपने पुराने गुड्स को बेच सकते हैं और नए गुड्स को परचेज भी कर सकते हैं। तो वो तरीके का भी चीजें यहाँ पे होती है। स्कोप की बात करते हैं, यहाँ पे एक ये भी है। सम पीपल यूज टर्म ई बिजनेस, सम ई कॉमर्स इंटरचेंजिंगली, दे आर नॉट sinus। E-commerce refers to buying and selling online, while a e-business passes all the necessary conducted online, and e-commerce is a branch of e-commerce, e-business। ओके, तो इन दोनों में इतना कुछ डिफरेंसेस नहीं है। ई कॉमर्स क्या करता है, गुड्स को बाय एंड सेल करता है ऑनलाइन बेसिस पे, और ई बिजनेस क्या करता है, ई कंपासेस ऑल द बिजनेस, और जितने भी बिजनेसेस हैं ऑनलाइन वाले वो कंडक्ट कराने का काम कौन करता है, ई बिजनेस। तो ये दोनों में बीच में ये डिफरेंस है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स refers to buying and selling of goods and services on online basis। or what is e-business? So e-compass all businesses conduct online। तो यानी कि ये सारे businesses को online conduct करवाता है। And next is scope of e-business। So the scope of e-business is not restricted to only online shopping. It is also conduct the line stop ट्रांजैक्शन एंड यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। जो भी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वहां से आपको पेमेंट करना होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। इन इंडिया टिल नाउ बिजनेस इज मैनेज थ्रू ट्रेडिशनल मेथड। आज मतलब हाँ, या इंडिया में तो अभी भी 90% जो है ट्रेडिशनल मेथड से ही बिजनेस को किया जाता है। आपको मिठाई लेना है तो आप मिठाई की दुकान पे जाओगे, कपड़े लेने हैं तो कपड़े की दुकान पे जाओगे। तो जो भी आपको प्रोडक्ट लेना है वो आप जाके मार्केट से परचेस करोगे रादर देन आप ऑनलाइन को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे। So now many businesses are become aware of advantage of e-business and incorporating into their strategy। अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने बताया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, घर बैठे बैठे मीशो से अपने बिजनेस को टाई अप करते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, मीशो से बिजनेस कपड़ों को उठा रहे हैं, फिर अपने लिंक्स पे डाल रहे हैं, और जो भी वहां से परचेस करता है इन शॉर्ट उनको कुछ कमीशन मिलता है। तो ये घर बैठे बैठे बिना एनर्जी वेस्ट किए एक शॉर्ट टाइम में वो क्या कर रहा है, बिजनेस को अपने आगे बढ़ा रहा है। ना ही ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, ना ही इसको दुकान परचेस करने की जरूरत है। सब चीजें जो है स्लोली स्लोली हो जा रही है ना। तो यहाँ पे ये एक क्या होता है, एडवांटेज मिलता है।
तो इसीलिए जो ई कॉमर्स है या ई बिजनेस है, इनका जो है इंटरेस्ट जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। It also helps in better communication between business houses and make purchasing easier from the large organization. आप डायरेक्ट होलसेलर से ही परचेस करते हो, वाया वाया जाने से बजाय आप प्रोड्यूसर से परचेस कर सकते हो. So we have mentioned about the that scope of business is quite vast. So almost all the type of business function such as production, finance, marketing, personal administration as well as managerial skill. Managerial activities like planning, organizing, controlling can be carried out over computer as well. कंप्यूटर के नेटवर्क से भी चीजें हो सकती हैं. The other way of looking at scope of e-business is to examine in the terms of people or parties involved in electronic transaction. जैसे कि अभी आज के टाइम में आपके पास बहुत सारे ऐसे मीन्स है जिससे आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने पैसे को पेड कर सकते हो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम. तो यहाँ पे कौन-कौन से ऐसे फ़ोन पे है, गूगल पे है, स्विगी है, ओला है, जहाँ पे आप ऑनलाइन ही सारी चीज़ें कर सकते हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. मतलब कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स को ना देखते हुए आप जो है अपना ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज़ थिंग्स. तो यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन है जहाँ पे अ, हम लोग समझते हैं आगे चीज़ को. 6 डायरेक्शन ऑफ बिज़नेस है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़ैक्शन से किया जाता है. पहला है बी टू बी, बिज़नेस टू बिज़नेस, जहाँ पे बिज़नेस और बिज़नेस के बीच का ही ट्रांज़ैक्शन होता है. सेकंड है बिज़नेस टू कस्टमर, डायरेक्ट कस्टमर से यहाँ पे कनेक्शन होता है. देन कंज्यूमर टू बिज़नेस, देन कंज्यूमर टू कंज्यूमर, देन बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन. चलिए इसको वन बाय वन समझते हैं हम लोग. ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे बिजनेस टू बिजनेस को. बिजनेस टू बिजनेस क्या है? इन दिस फॉर्म ऑफ बायर एंड सेलर आर बोथ बिजनेस एंटिटीज. दोनों ही क्या है? एक बिजनेस एंटिटी है. यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. एक बिजनेस फॉर्म दूसरे बिजनेस फॉर्म से क्या करेगा? बाय और सेल करेगा. हियर बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व इन e-commerce transaction are business firm and hence the name B2B is business to business. Transaction between business firm come under this category. जहाँ पे businesses के अंदर का transaction होता है वो इस category में आता है. So business firm interact with each other for a variety of services and these include supplying ancillary part, components of manufacturing, providing value added service like catering and also provide manpower. तो ये होता है business to business. अब यहाँ manpower की बात हुई है तो एक फर्म क्या करता है दूसरे फर्म को मैन पावर भी प्रोवाइड कराता है एज वेल एज सर्विस भी प्रोवाइड कराता है. ओके, नेक्स्ट आता है बिजनेस टू कंज्यूमर. अब यहाँ पर क्या होता है? कस्टमर आइडेंटिफाई अ नीड एंड सर्च फॉर द प्रोडक्ट और satisfy the need and customer select the vendor, negotiation a price and customer receive the product or services, make payment, gets services and warranty claim as well. As per the name implies, business to customer transaction have business firm at once at the. अब यहाँ पे सिंपल से क्या है कि एक कस्टमर ने अपने मतलब नीड को आइडेंटिफाई किया, फिर उसने प्रोडक्ट को सर्च किया, प्रोडक्ट को या सर्विसेज को सर्च किया, फिर बाद में उसको परचेस किया, परचेस करने के बाद उसका निगोशिएशन किया, फिर उसका पेमेंट किया और जो भी वारंटी गारंटी होती वो क्लेम किया. और ये एक छोटा सा टर्म हो गया बिजनेस टू कस्टमर. So the transaction between business B2C are between business firm and consumer only. Firm use their sites for range of marketing activity. This includes promotion, product, information, review. अब इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे फ्लिपकार्ट तो है, बट आप जब मीशो पर जाते हो ना तो आप जब कोई भी प्रोडक्ट को टैप करते हो तो उसके नीचे आता है कि डायरेक्ट आपको कंपनी से मिल रहा है, डायरेक्ट आपको होलसेलर से मिल रहा है, कंज्यूमर से मिल रहा है, रिटेलर से मिल रहा है. तो आपको स्पेसिफिक मेंशन किया जाता है. तो जब आप डायरेक्ट कंपनी से डायरेक्ट फैक्ट्री से परचेस करते हो तो ऐसे टर्म को बिजनेस टू कस्टमर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी चीज नहीं होता है इंटरमीडिएट. आप डायरेक्टली क्या करते हो मतलब
फैक्ट्री से ही परचेस करते हो, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर टू बिजनेस। इन दिस इलेक्ट्रॉनिक transaction, the consumer requests a specific service for the business, and consumer business is growing arena where the consumer requests a specific service for the business. It enabled to buyer accord their own price for a specific goods and services. A consumer posts his request and set budget online, and company review the customer requirement and bid out the project. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पेस्ट कंट्रोल सर्विस, टैक्सी सर्विस, डोर टू डोर और डिलीवरी एक्सेट्रा। अब टैक्सी सर्विस का यहाँ पे ओला का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। आप क्या करते हो, आपको कहाँ जाना है इसके लिए आप रिक्वेस्ट पास करते हो, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको लोकेशन वाइज क्या मिलता है, आपको मिलता है टैक्सी जो आपके, फिर आपका निगोशिएशन जो भी होता है, फिर आप उसे उस गुड्स या सर्विस को बाय करते हो। ठीक है, तो ये हो गया कस्टमर टू बिजनेस। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ओला का ले सकते हो, टैक्सी सर्विस भी दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब यहाँ पे कंज्यूमर टू कंज्यूमर की बात हुई है, तो यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है फैसिलिटेट करता है, चाहे वो कोई भी तरीके का गुड्स हो या फिर सर्विस हो, और लेकिन ये दो लोगों के बीच में होता है, दो कंज्यूमर के बीच में। Consumer to consumer involve electronically facilitate transaction between consumer to a some third party. A common consumer posts an item for a sale and other consumer bid to purchase it. And the site only intermediate just to match the customer satisfaction. अब यहाँ पे eBay है या फिर और बहुत सारे एप्स है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल बताती हूँ। तो जैसे कोई कंज्यूमर होता है, वो चाहे मीशो का हो, तो वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट्स को मतलब अपने प्रोडक्ट की फोटोज को लेके इंस्टा पे सेल करेगा, और जब कोई बंदा उसको ऑर्डर कराता है, तो वो क्या करेगा, वो भी एक टाइप ऑफ कंज्यूमर ही है, तो वो क्या करेगा, वो उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा और उसके एड्रेस, स्पेसिफिक एड्रेस पे पोस्ट कर देगा, और उसके जो भी चार्जेस है वो चार्जेस कुछ मीशो से मिलेंगे उसको, और कुछ यहाँ से ही मिलेंगे। तो ये काइंड ऑफ क्या हो गया, कस्टमर टू कस्टमर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। दिस पार्ट ऑफ ई कॉमर्स encompasses all transaction conducted online between business and public administration। एग्जाम्पल दिया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, गेटिंग परमिट। तो ये होता है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। आपको कोई क्लिनिक ओपन करना है, आप डॉक्टर हो, आपको एक क्या कहते हैं उसको, आपको एक कह सकते हैं एक आपको दारू की दुकान खोलनी है, या आपको एक कह सकते हैं इसको जहाँ पे मेडिसिन मिलती हैं वो परचेस करना है, यानी कि मेडिकल परचेस करना है, मेडिकल को स्टैब्लिश करना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, टैक्स भरना पड़ता है। तो इन सारे प्रोसेस के बीच में बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है ताकि वो उससे कोई भी काम के लिए अप्रूवल ले सके। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। The consumer to administration model encompasses all the electronic transaction conduct between individual and public administration। जैसे कि एग्जाम्पल, एक आपको पासपोर्ट चाहिए, आधार कार्ड बनवाना है, लाइसेंस बनवाना है, तो ये होता है आपका कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कंज्यूमर का डायरेक्ट इंटरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक के बेस पे, यानी कि ऑनलाइन बेसिस पे ही होता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको आप पढ़ सकते हो, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब इन ई बिजनेसेस के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। बेनिफिट्स तो बहुत सारे, मैं खुद ही बता दूं आपको, जैसे कि इन्वेस्टमेंट कम होता है, बहुत ही ईजी होता है, कन्वीनियंस होता है, पैसा कम लगता है, टाइम मैनेजिंग होता है ना। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स। So the main advantage of e-business is people get product information online and order the product through the online। कैश डिलीवरी हो सकती है, डिलीवरी ऑन पेमेंट हो, मतलब पेमेंट डिलीवरी पे हो सकती है। तो ये सारे एडवांटेजेस इंटरनेट से मिलते हैं। आप घर बैठे बैठे प्रोडक्ट को चूज करो, प्रोडक्ट को मंगाओ, और घर आने के बाद पैसा दो, इधर आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो। तो ये तो बहुत सिंपल सा बेनिफिट हुआ। लेकिन जब ट्रेडिशनल ट्रेडिंग था, तो वहाँ पर बायर और सेलर जो होते थे वो फेस टू फेस मिलते थे, ना कि ऑनलाइन या फोन पे।
कभी कभी उनका ऑनलाइन या फोन पे भी इंटरेक्शन हो जाता था थ्रू अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बट द मोस्टली वो फेस टू फेस ही इंटरेक्शन उनका हुआ था. The internet has become the fourth channel for trade, and the internet trade is booming and allowing business to sell more at a lower cost. तो इंटरनेट क्या करता है, अपने बिजनेस को बढ़ाता है एंड प्लस अपने सेल को बढ़ाता है एक कम रेट में. एंड इंटरनेट ऑफर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ओवर ट्रेडिशनल चैनल. इट हैज सम एडवांटेजेस. सबसे पहला एडवांटेज ये है कि सबसे इजी टू फॉर्मेशन है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आसानी से बनने वाला बिजनेस है घर बैठे बैठे. दूसरा है लोअर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं देना पड़ता है, बस आपको इंटरनेट की ज़रूरत है जो आपका बिजनेस को फैबुलस तरीके से बढ़ा सकता है. किसी भी तरीके की आपको फिजिकल एग्जिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है. देन कन्वीनियंस है काफ़ी, 24 आवर आपका बिजनेस स्टार्ट मतलब रन कर सकते हैं कहीं पे भी हो है आप. आजकल तो ट्रेडिंग हो गया, ये सारे काम ऐसे हो गए कि आप वेर एवर यू आर यू कैन जस्ट रन योर बिजनेस वेर एवर यू आर विद योर कन्वीनियंस पर्पज. सो बिजनेस इज ऑन गोइंग on any time and flexibility is available. Yes, e-business is truly a business that has enabled and enhanced by electronic and offer the advantage accessing anything, anytime, anywhere. नेक्स्ट स्पीड, ये काफ़ी अट्रैक्टिव हुए. क्यों? क्योंकि आप ऑनलाइन जब कोई प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हो तो उसका पूरा काला चिट्ठा आपके सामने आ जाता है. किसने ज़्यादा खरीदा है, कहाँ पे ज़्यादा बेचा गया है, कहाँ पे क्लिक ज़्यादा हुआ है. तो जब आपको जहाँ जहाँ पे ज़्यादा ये मिलता है, आपको ज़्यादा जहाँ पे मिलता है कि यहाँ पे परचेज़ हुआ है या फिर यहाँ पे लोग ज़्यादा इसको अफ़ोर्ड कर रहे हैं, ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हो इमीडिएटली. ओके, सो नेक्स्ट इज़ ग्लोबल एक्सेस. यस, आप कहीं पर भी हो, आप ग्लोबली एक्सेस कर सकते हो. सो इंटरनेट इज़ ट्रूली विदाउट बाउंड्री. वन on one hand it allows the seller an access to the globe. आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको ये फ्रीडम है कि आप अपने पसंद के गुड्स को किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री से परचेज कर सकते हो. नेक्स्ट इज मूवमेंट टूवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी. आज के टाइम में ज़्यादा दुनिया भर का मगजमारी नहीं है इंटरनेट की वजह से. आप अपने अपने लिए रिकॉर्डिंग या रेफरिंग के लिए इंफॉर्मेशन काफ़ी इजी तरीके से गेन कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सपोर्ट. और गवर्नमेंट का भी काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो फेवरेबल सपोर्ट में होती है ई बिजनेस के, क्योंकि इससे ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस घर बैठे बैठे आप अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हो. इजी पेमेंट होता है, आपने क्लिक किया, आपका जो भी है ओटीपी डाला, आपका पेमेंट हो गया. तो काफ़ी इजी होता है, आप 24 आवर में कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं. अच्छा, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं. सबसे पहला है लैक ऑफ पर्सनल टच. अगर आपका कोई समझ, जैसे आपने टीवी मंगा लिया ऑनलाइन, अब आपका पर्सनल टच कंपनी के साथ नहीं है और टीवी खराब हो गया है, तो वहां पर ये बहुत प्रॉब्लम फेस कराता है कि जहाँ पे ये हो जाता है कि आप कहाँ पे लेके जाओ, या क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या किसी भी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ पर लेके जाके एक्चुअल में उसको ठीक करा सकते हो. क्योंकि जब कोई कॉस्टली चीज़ हम परचेज करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारा बज़ रहता है कि हमारा अगर क्वालिटी से या किसी भी तरीके से हम उससे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं. तो एक अगर फिजिकल टच होता है, पर्सनल टच होता है, तो हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उससे जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कस कर सकते हैं. दूसरा आता है डिलीवरी टाइम. सम टाइम ऐसा होता है कि अमेज़न वगैरह बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी है जो टाइम पे डिलीवर करती है, बट सम टाइम बहुत टाइम ले लेता है. 4 दिन का टाइम है तो 10 दिन में आएगा, जब आपको चाहिए तब वो नहीं मिल पाता है. तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन या ड्रॉबैक कह सकते हो आप. लेकिन वही अगर आप मार्केट में जाते हो तो आप तुरंत प्रोडक्ट को खरीद कर लेके आ सकते हो. बट राइट नाउ ये बहुत ही इम्प्रूव होते जा रहा है, चाहे आप कोई भी ऐप से शॉपिंग करते हो, इसकी जो डिलीवरी टाइमिंग है वो बहुत ही फास्ट वे में, अमेजिंग वे में आगे बढ़ते जा रही है. सिक्योरिटीज इशू होता है, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को कोई भी स्कैम आपके साथ हो सकता है.
या आपके फाइनेंशियल डिटेल को कोई हैक कर सकता है, जिससे आपकी इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी रिलेटेड आपको इश्यू आती है। फिर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, सम टाइम गवर्नमेंट इसको मॉनिटर तो करती है, लेकिन आप किसी भी तरीके का रॉन्ग बेस पे इंफॉर्मेशन को स्प्रेड आउट नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट का नजर आप पे हमेशा बना रहता है, जिससे गवर्नमेंट आपके बिजनेस को हार्म कर सकती है। हाई रिस्क इसलिए है क्योंकि देर आर नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टी, सो इन केस कोई भी तरीके का फ्रॉड होता है तो आप कोई भी तरीके का लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा हाई रिस्क यहाँ पे ये है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है, जब आप इंटरनेट की हेल्प से पैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांजैक्ट करते हो, और विदाउट एनी पेपर या किसी भी तरीके का कोई भी इंटरवेंट के बिना, और इंटरनेट का कनेक्शन की हेल्प से आप करते हो, तो उसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन occurs when a process of buying and selling take place through the internet, और जब ये इंटरनेट के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग होती है तभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जरूरत पड़ती है। और जब कंज्यूमर कोई चीज परचेस करता है तब वो क्या करता है, पेमेंट करता है। अब इसके प्रोसीजर्स क्या है, जब आप गुड्स को परचेस करते हो और डिलीवरी के टाइम पे भी करते हो, या फिर आप ऑनलाइन मतलब तुरंत भी कर देते हो, लेकिन इसके कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के प्रोसीजर्स है, उसको पहले समझते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपने ईमेल आईडी से कर सकते हो, नेम एड्रेस डिटेल ये सारी चीजें आपको जो है सेफली वहां पे एंटर करनी पड़ती है। सम टाइम अकाउंट नंबर या शॉपिंग कार्ड भी आपको एंटर करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा रजिस्ट्रेशन देखो, इसमें सबसे मेन चीज यही है कि आप ईमेल आईडी डाल के डायरेक्ट ईमेल से भी आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो किसी भी ऐप पे। दूसरा है आपका ऑर्डर, आपने सेकंड स्टेप क्या हुआ, जब कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट को लाइक करता है या प्रोडक्ट को शॉपिंग कार्ट में डालता है, तब सेकंड ये होता है कि आपको आइटम सिलेक्ट करना है परचेस करने के लिए। आपको कितना नंबर ऑफ यूनिट चाहिए या कितनी क्वांटिटी चाहिए ये भी आपको डिसाइड करनी होती है। फिर बाद में आपको ऑप्शन का पेमेंट का ऑप्शन आता है। फिर थर्ड इज पेमेंट, ये लास्ट स्टेप है ट्रांजैक्शन का, जहाँ पे आपको पेमेंट मोड को क्लिक करना पड़ता है, और ये काफ़ी हाईली इनक्रिप्टेड रहता है, यानी कि पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी स्प्रेड होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि इसके अंदर कैश ऑन डिलीवरी भी आता है, जिससे आप घर का मतलब आपका प्रोडक्ट घर पहुंचेगा तो आप प्रोडक्ट को उसके थ्रू क्या कर सकते हो, जब आपके घर पे आता है तो आप उस टाइम पे भी पेमेंट कर सकते हो, चाहे कैश से करो, चाहे डेबिट से करो, चाहे क्रेडिट से करो, चेक से भी कर सकते हो। In this type of payment, the buyer send a check to the seller and seller send the product after the realization of the check. नेट बैंकिंग का भी यूज कर सकते हो। नेट बैंकिंग भी आजकल बहुत टाइम है, बहुत फेमस है, जहाँ जिसका यूज करके आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने गुड्स को बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो, और उसका पेमेंट भी किया जा सकता है आफ्टर द रिसीविंग ऑफ द प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे एक वर्ड है डिस्पैच। डिस्पैच का मतलब होता है कौन से टाइम पे आपका गुड्स आपके पास पहुंचता है, तभी आप अपना पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। ये आप सबको पता है कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। ये एक टाइप ऑफ क्या है, प्लास्टिक मनी, जो आपने 11th में इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। डिजिटल कैश क्या होता है, it is a form of electronic currency that exists only in cyberspace and has no real physical property, but offer the ability to use real currency in an electronic format. अब यहाँ पे क्या होता है, अब हमने पढ़ लिया कि पेमेंट का प्रोसेस कैसे होता है, अब हम जानेंगे बाइंग सेलिंग का प्रोसेस कैसे होता है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि कोई भी जो बायर है वो सेलर को पहले फाइंड करता है, फिर गुड्स का सिलेक्शन करता है। पहले बायर जो है वो पहले बायर जो है वो सेलर को फाइंड आउट करता है कि कौन से प्रोडक्ट को किससे खरीदना है, फिर गुड्स का सिलेक्शन करता है, फिर निगोशिएशन करता है। निगोशिएशन का मतलब क्या, कुछ तो कम ज्यादा करता है, यानी कि कुछ पैसा कम ज्यादा करवाता है। फिर उसके डिलीवरी टर्म्स को देखता है कि डिलीवरी चार्ज लगेंगे या फिर नहीं, या फिर उसकी कंडीशंस क्या क्या है। उसके बाद सेल को प्रोसीड किया जाता है। सेल होने के बाद
फिर पेमेंट किया जाता है, चाहे ये डिलीवरी हो, मतलब घर पे पेमेंट हो, कैश ऑन डिलीवरी हो, या फिर ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है। और उसके बाद जो भी आइटम को आपने परचेस किया है, वो जो है वो सेल के लिए वहां से निकल जाता है, यानी कि कंज्यूमर के पास पहुंचने के लिए वहां से निकल जाता है। तो ये है बाइंग सेलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट आता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग बिजनेस फंक्शन और एनी स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी to specialized agencies, mostly non-core areas such as sanitation, security, household pantry, etc. are the outsourced by the company। यानी कि ये आपको जनरली आउटसोर्स के हिसाब से ही मिलती है। एंड द कंपनी मेक्स एन फॉर्मल एग्रीमेंट विद एन एजेंसी। जो कंपनी इसको खरीदती है वो अ, अ, एक तरीके के कह सकते हैं कि अग्रीमेंट के साथ पहुंचती है। ओके, and the agency can send the required manpower to company, and the agency charges the company for a service. With the help of outsourcing, company can focus on their core area। core area का मतलब यहाँ पे ये हुआ, किसी भी कंपनी का वीक एरिया कौन सा होता है, कहाँ पे उसको ज्यादा फोकस करना है, वहां पे उनका ज्यादा मेन इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है। अब यहाँ पे आउटसोर्सिंग की मीनिंग है, सबसे पहला इट रिड्यूस देयर ओन कॉस्ट, दूसरा है it uses the expertise of the firm which specializes in a particular kind of service। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे एस्टैब्लिशमेंट मॉल्स में ये एस्टैब्लिशमेंट किया गया है, जैसे शॉप्स है, मॉल्स है, हाउसिंग सोसाइटी है। आउटसोर्सिंग फैसिलिटीज कौन सी प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे? कैंटीन, सैनिटेशन और सिक्योरिटी। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड का एक सर्विस एजेंसी होता है जो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज में क्या प्रोवाइड कराता है, सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कराता है। तो ये क्या हुआ, एक आउटसोर्सिंग हुआ। अब यहाँ पे भी ऑनलाइन चीजें ही होती है, लोग सोसाइटी को रजिस्टर करते हैं, लोग मैन पावर को रजिस्टर करते हैं, जिससे वो जहाँ पे लोगों की जरूरत होती है वहां पे वो लोग प्रोवाइड कराते हैं मैन पावर। In the same way, arrangement of wedding, anniversary, birthday location can be also outsourced। अब यहाँ पे जैसे वहाँ पे वेटर यूज होते हैं, तो वेटर का भी अरेंजमेंट करना, इट इज ऑल्सो कैटरिंग, जैसे जो लोग कैटरिंग में जाते हैं, उस वो भी एक तरीके का एग्जाम्पल है आउटसोर्सिंग का। अब हम जानते हैं कि आउटसोर्सिंग की जरूरत क्यों लगती है। Today's service is all over the world are become highly specialized and the more services required finely turned skill। कोई भी ऐसा बंदा है जो उसके लिए बहुत ही इम्प्रूव्ड है, तो वो बंदा अगर वहां पे काम करेगा तो अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। With increasing global competition, most companies are focusing on showcasing their products or improving the quality of their goods। This has force the company to concentrate their hardcore activities। Therefore, companies are taking fresh look at the business process। पहले क्या था कि लोग, मतलब लोगों को इतना ये नहीं था, लेकिन अब क्या है, लोग जान गए हैं कि लोगों की डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, लोग किस पे ज्यादा अपना फोकस डाल रहे हैं। जैसे आप आजकल शादियों पार्टियों में वेटर्स का इतना ज्यादा डिमांड हो गया, लोग इतना उसको फैसिलिटेट करते हैं, पसंद करते हैं कि इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो गई है, बढ़ गई है ना। तो वहां पर ये देखा गया है सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट हर छोटी बड़ी मतलब कंपनी में कह लो या सोसाइटी में कह लो, सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजों को, ये हो गया कोर एरिया, तो इनको ध्यान में रखते हुए इन बिजनेसेस को आगे बढ़ाया जाता है। एडवांटेज की बात करें तो ये ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज होता है, दिस इट रिड्यूस द कॉस्ट एंड ऑल्सो सेव द टाइम एफर्ट्स। और अब आपने कॉल किया सिक्योरिटी एजेंसी को, अपने रिक्वायरमेंट बताई, उन्होंने वहां से एक सिक्योरिटी गार्ड भेज दिया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपका टाइम बच गया, एफर्ट्स बच गए, ट्रेनिंग कॉस्ट बच गई, क्योंकि ऑलरेडी उनको वहां से ट्रेन करके ही आपके पास भेजा गया है। नेक्स्ट, स्टिमुलेट एंटरप्रेन्योरशिप।
एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट। सो आउटसोर्सिंग क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया देता है प्लस एंटरप्रेन्योरशिप को एंड एक्सपोर्ट इन द कंट्री एज वेल। सेकेंड इज लो मैन पावर कॉस्ट, काफी मैन पावर कॉस्ट कम होता है, द मैन पावर कॉस्ट इज मच लोअर देन द host of the company। नेक्स्ट एक्सेसिबल टू प्रोफेशनल एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिफाइड, जो लोग इस चीज में अभी देखो जिससे कोई सिक्योरिटी गार्ड है उसको 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है, तभी वो तभी उसे वहां पे भेजा जाएगा, या वो उसने बहुत सालों से उस काम को बहुत एक्सपर्ट तरीके से किया है, प्रोफेशनल तरीके से किया है, तभी उसको वहां पे भेजा जाएगा। Next is emphasizes on core process rather than supporting ones. So with this, with its help, company can focus on their core area and which lead to better profit and increase the quality of their product as well. Next is investment required are reduced। इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट वो काफ़ी कम हो जाती है। द ऑर्गेनाइजेशन कैन सेव देयर इन्वेस्टमेंट इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में। Let the outsourcing partner handle their entire infrastructure. Next is increase efficiency and productivity. So there is an increase efficiency productivity the non-core area of the organization। ये एक तरीके का ऐसा एरिया है जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। एंड नॉलेज शेयरिंग, सो आउटसोर्सिंग क्या करता है, इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिस विद ईच अदर। इट हेल्प डेवलप बोथ कंपनीज एंड ऑल्सो बूस्ट गुडविल इन दी इंडस्ट्री। इसके आगे का जो भी पॉइंट है हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, पार्ट 2 में। और यहाँ तक आपको कैसा लगा वीडियो, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।